आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी से जो बहुत ही रिलेवेंट है हमारे आपके सभी के जीवन में। हम लोग के जीवन में आपने इस्कॉन के बारे में जरूर सुना होगा। इस्कॉन टेम्पल अक्सर सभी जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी अच्छे अच्छे जिला हैं, सब जगह आज की डेट में इस्कॉन का टेम्पल आपको दिखेगा ही दिखेगा। बड़ा भव्य मंदिर होता है, एक दर्शनीय स्थल होता है। हरे कृष्णा हरे रामा सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं बेसिकली जो टॉपिक मैंने लिया है उस टॉपिक में इस्कॉन टेम्पल के जो संस्थापक हैं प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, मैं आज उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 1965 में 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका गए। जब वो अमेरिका गए थे उनके पास कुछ भी नहीं था। इवन वो माल वाहक जहाज से अमेरिका गए थे। आपको जानकारी के लिए बता दें, वो भी किसी ने स्पॉन्सर किया था और जो यात्रा उन्होंने की थी उसमें कई बार, 2 बार शायद उनको हार्ट अटैक भी आया था और उल्टियां तमाम आ रही थी, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा नहीं होता है समुद्र का। आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। और उसके बाद बिना किसी संसाधन के, बिना किसी पैसे के वो पहुंचे अमेरिका। और वहां पर जाकर किस एज में, 70 के एज में, हम आप जहां पर अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ देते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि 40s के बाद आपकी जिंदगी क्या खत्म हो जाती है। आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमने पहला एग्जांपल आपको देने का प्रयास किया प्रभुपाद का, जिन्होंने 70 साल की उम्र में अमेरिका में जाकर बिना किसी संसाधन के वहां के हिप्पी लोगों को सही करने का प्रयास, एक सही दिशा देने का प्रयास किया। हिप्पी वो वर्ग था अमेरिका में 1965 के दशक में जो लोग समाज से भटक रहे थे, जो समाज को गलत दिशा में ले जा रहे थे, और अमेरिकन प्रशासन भी वहां परेशान रहता था हिप्पियों से। उसी हिप्पी को उन्होंने एक दिशा दिया, हरे कृष्ण हरे रामा, एक दिशा दिया। और अल्टीमेटली उन्होंने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। मात्र 1 साल बाद 1965 में अमेरिका पहुंचे, 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, जब ही वॉज 71 ईयर्स ओल्ड। और 6 साल बाद भारत आए 1971 में। और उसके बाद आप जानते हैं आज की तारीख में कि पूरे विश्व में इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है और उसके जो मंदिर हैं अपने आप में दर्शनीय मंदिर होता है, बहुत ही शानदार। चाहे आप वृंदावन चले जाओ, चाहे कानपुर में भी बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, मुंबई आप चले जाओ, हर जगह आपको भव्य मंदिर दिखेगा। बड़े उनके जो लोग होते हैं वो बड़े आदरणीय टाइप के होते हैं और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने अपना आइडियल माना था। और उसी हिसाब से आप जितने भी उनके प्रवचन सुनेंगे, जितने भी उनके डांस वगैरह देखेंगे, जितने भी हरे कृष्णा हरे रामा जो चलता है, वो सब चैतन्य महाप्रभु का उसमें बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा उसमें छाप दिखाई देता है। तो मेरे ये कहने का अर्थ है कि हम आप क्या सोच लेते हैं कि हमने अपनी जिंदगी स्टार्ट की, जिंदगी स्टार्ट करने के बाद जीवन भर बचपन में क्या किया, बचपन में जद्दोजहद करते रहे, पढ़ाई लिखाई के पीछे, खेलकूद के पीछे, माँ बाप की डांट सुनते रहे। फिर टीन एज में आ गए, टीन एज में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, पढ़ने लिखने पे थोड़ा दिमाग लगाया और संघर्ष कर रहे। कोई आईआईटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जेई एडवांस दे रहा है, जेई मेंस दे रहा है, कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई किसी चीज में कैरियर बनाने का प्रयास कर रहा है, कोई सीए बनने का प्रयास कर रहा है, कोई सीएस बनने का प्रयास कर रहा है, कोई आईसीडब्ल्यू करने का प्रयास कर रहा है, कोई एमबीए करने का प्रयास कर रहा है, कोई एमसीए करने का प्रयास कर रहा है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। और उसी जद्दोजहद में करते 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 हमारी पूरी एनर्जी उसमें लगती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और लास्ट में जब हम 20 साल के ऊपर की एज में आते हैं और 30 साल की जो एज हमारी होती है, उस पीरियड में सोचिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। उस एज में जो 20 से लेकर 30 साल की एज है, हमें शादी ब्याह भी करना है, अपने कैरियर में शटल भी होना है, घर द्वार के बारे में भी सोचना है, गाड़ी घोड़े के बारे में भी सोचना है। तो सोचने के लिए कुछ भी नहीं रहता, बस एक अंधा दौड़, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, लोगों से दूर भाग रहे हैं, रिश्तेदारों से दूर भाग रहे हैं, बस अपने कैरियर की चिंता, अपनी वाइफ की चिंता, अपने बच्चा होने वाला है उसकी चिंता, बस इसी चिंता में हम लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जब हम 40 के आसपास में आते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने अपनी जिंदगी जिस तरीके से भी गुजारा है ठीक है। और वहां पर स्थिति आती है फ्रस्ट्रेशन वाली।
हमने जिंदगी में ये नहीं पाया, हमने जिंदगी में ये मिस कर दिया, हम ऐसा कर सकते थे, हम इससे बेहतर कर सकते थे। उसी जद्दोजहद में, वो कंपैरिजन में, अब आप सोचिए कि अगर हम ये सोचें कि 40 साल के होने के बाद, 45 साल होने के बाद हम ये सोचने के लिए अगर बैठ जाएं कि हमने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां की हैं, कैसे हमने अपने जीवन को नष्ट किया है, हम उससे बेहतर कर सकते थे, हम उससे बेहतर डिजर्व करते थे, हम बेहतर नौकरी डिजर्व करते थे, हम बेहतर जीवन स्टाइल डिजर्व करते थे, हम बेहतर लाइफ पार्टनर डिजर्व करते थे, हम अपने बच्चों के लिए बेहतर कर सकते थे। अगर ये सोचते हुए जिंदगी गुजारें तो उससे बेटर अगर हम एक अलग दृष्टिकोण अपना लेते हैं कि अभी हमारी जिंदगी स्टार्ट हुई है, और ये जो हमारी जिंदगी स्टार्ट हुई है, इस जिंदगी में कमोबेश जो 40-45 साल के एज का, मेरी एज का जो बंदा होता है, उसके बच्चे या तो कहीं ना कहीं नौकरी में सेट कर चुके होते हैं या सेटल की स्थिति में होते हैं। अगर अच्छा बच्चा पढ़ने में है तो कहीं ना कहीं हॉस्टल वगैरह में रह रहा होगा, या फिर कहीं नौकरी की तलाश में या नौकरी कर रहा होगा। ज्यादातर ऐसी ही स्थिति होती है 45 साल के आसपास के लोगों की। अब उस अवस्था में आप एक लायबिलिटी से फ्री हो चुके होते हैं, जो बच्चों को स्कूल ले जाना, बच्चों को स्कूल से लाना। सोचिए कितनी जद्दोजहद वाली स्थिति होती है जब आप नौकरी में होते हैं, सुबह से लेकर रात तक नौकरी करना, परिवार के लिए समय नहीं है। अपनी वाइफ को, जिसको आप ब्याह के लाते हैं, जिसके बारे में बहुत कुछ आप सोचते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। आप भागा दौड़ी में लगे हुए हैं अपने जीवन के स्ट्रगल, और जरूरी भी है। अगर वो भागा दौड़ी हम न करें, उस समय जो हमारा एनर्जी लेवल होता है वो पीक पे होता है। जब हम 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के होते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल पीक पे होता है। मुझे याद है कि मैं एक बार अपने ही इस घर में, जहां मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस घर में एक तखत था, चौकी, बेड। मेरे बाबूजी थे, तो मैंने बाबूजी से कहा कि थोड़ा इसको उठा के इधर से उधर कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि तखत को उठा के एक आदमी इधर से उधर नहीं कर सकता, खिसका के तो कर सकता है, उठा के नहीं कर सकता। तो हमने उनसे कहा कि इसको एक साइड से आप पकड़िए, एक साइड से मैं पकड़ता हूं, इसको यहां से वहां डिस्प्लेस कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, वो उस समय करीब 55-60 साल की एज में थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे बस का नहीं है। तो मुझे याद आया कि आज से 15 साल पहले मेरे बाबूजी कुछ भी करने की स्थिति में थे, लेकिन आज वो इस बात के लिए मना कर रहे हैं कि ये छोटा सा तखत मुझसे नहीं उठेगा। अल्टीमेटली मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप रहने दीजिए। मैंने अपनी पत्नी को बुलाया और मैंने उनसे कहा कि भाई इसको उठा के यहां से वहां करना है। आप सोचिए कि एक स्थिति में आदमी कितना एनर्जेटिक होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, और एक स्थिति में आके वो अनेबल हो जाता है कि मेरे बस का नहीं है। तो एनर्जी लेवल का फर्क तो आएगा, लेकिन लाइफ जो आपकी, आप सोच लेते हैं कि मैंने ये गलती की और उसी फ्रस्ट्रेशन में अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं, उससे बेहतर है कि हम इस खुशी में जिंदगी गुजारें कि अभी तक जो हमने नहीं पाया उसको हम भविष्य में पाने का प्रयास करेंगे। जब मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए तो मैंने अपनी वाइफ से यही कहा कि अभी तक जो जिंदगी हम लोगों ने गुजारी है, जिस तरीके से भी गुजारी है, उससे बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। प्रयास ये करेंगे कि वो खुशी जो हम तुम्हें नहीं दे पाए, वो खुशी हम तुम्हें देने का प्रयास करेंगे। जिस समय हम लोग अर्निंग एज में आते हैं और शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, तो आप जानते हैं कि छुट्टियां नहीं होती हैं। रोज स्कूल जाना, रोज स्कूल से लौट के आना, रोज स्कूल जाना, कभी ये एग्जाम, कभी वो एग्जाम। आजकल तो इतने एग्जाम होते हैं, पहले हम लोग के जमाने में एक हाफ ईयरली और एक फाइनल, 2 एग्जाम हो जाता था, काम खत्म हो गया। आज की तारीख में तो आप देखिए तो पर मंथ एग्जाम, जब देखो तब एग्जाम। इतना प्रेशर बच्चों के ऊपर है, और उस प्रेशर में गार्जियन भी प्रेशर में है। अब बाबा कह रहे हैं कि भाई आके हमसे मिल लो, हम कह रहे हैं कि बाबूजी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, कैसे आ जाएं। ससुर जी कह रहे हैं कि भाई आके मिल लो, बोले नहीं ससुर जी आप ही आ जाओ, मेरे पास तो टाइम है नहीं बिल्कुल। 5 साल 7 साल का ऐसा समय गुजरा है जो मैं कानपुर में जिस घर में ये वीडियो बना रहा हूं, यहां से मैं हिला नहीं हूं, ड्यू टू एजुकेशन ऑफ मेरे बच्चे। उनको पढ़ाने के चक्कर में आज ये एग्जाम है, कल वो एग्जाम है, परसों ये एग्जाम है, छुट्टियां हो गई। आप कहेंगे भाई
समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में आप जा सकते हैं। विंटर वेकेशन में छुट्टियां हो गई, समर वेकेशन में छुट्टियां हो गई। ज्यादातर स्कूलों में आज की डेट में ट्रेंड हो गया है कि जो छुट्टियां होती है उसमें वो अदर एक्टिविटी लगा देते हैं। कभी समर कैंप आयोजित कर देंगे, कभी कुछ ऐसा कर देंगे कि आप उसी में कुल मिला के आपको वो सालों भर इन्वॉल्व करके रखेंगे। पहले हम लोग के जमाने में जब एग्जाम हो जाता था उसके बाद महीने भर की छुट्टी मिल जाती थी। आज की तारीख में एग्जाम हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, सेकेंड डे से क्लासेस स्टार्ट हो गई। समझ में नहीं आता बच्चा फेल करेगा कि पास करेगा, लेकिन क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो ये स्थिति हो गई है आज एजुकेशन में। उस अवस्था में आप चूंकि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, लिहाजा आप उनके साथ संघर्ष करते हैं और सभी रिश्तेदारों से कट के, नातेदारों से कट के, किसी के यहां शादी है तो नहीं गए, किसी के यहां कोई फंक्शन हुआ तो नहीं गए, किसी के यहां कुछ हादसा हो गया तो बात अलग है। अदरवाइज ज्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि भाई बच्चों का एजुकेशन है। मेरे माँ बाप ने भी यही किया। मैं अक्सर अपने पिताजी को, माताजी को देखा, हम लोग चूंकि बाहर रहते थे, पापा सर्विस करते थे, तो मैंने देखा कि गांव गए हुए हम लोग को 5-5 साल हो जाता था, 10-10 साल हो जाता था। कारण केवल एक, बच्चों का एजुकेशन। बच्चों का एजुकेशन की बच्चों की लाइफ स्पॉइल ना हो, और उस लाइफ स्पॉइल ना करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन मैं उसको गलत नहीं कहता, उस समय की वो जरूरत है, जिस समय की जरूरत है आपने उसको फुलफिल किया। लेकिन जब आप 40 के एज में आ गए, 40 एंड ऑनवर्ड, आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खत्म होने लगती है कि आपका बच्चा अब स्कूल जा रहा है। में भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके की 40 साल की एज हो गई है और उनके बच्चे में भी छोटे हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की जो शादी हो जाती है वो 20 से 25, ज्यादा से ज्यादा 25-26 में लोगों की शादी हो जाती है। मेरी भी हो गई थी। और 45 साल होते होते बच्चा 20 साल के ऊपर हो चुका होता है। उस समय तक वो हाई स्कूल इंटर कर चुका होता है, उसको जहां भी बाहर जाना होता है वो जा चुका होता है। अब आप बसते हैं, केवल आप और आपकी वाइफ। आजकल के जो एकल परिवार है उस परिवार में केवल आप और बसते हैं और आपकी पत्नी बसती है, क्योंकि अब ज्वाइंट परिवार का माहौल तो आज की डेट में है नहीं कि उसी में दादा भी रह रहे हैं, दादी भी रह रही है, उसी में चाचा भी रह रहे हैं, चाची भी। बहुत कम परिवार आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां की ज्वाइंट परिवार है। 99% लोगों की स्थिति है कि शहर में रह रहे हैं, पति पत्नी बच्चे हैं, बच्चे बाहर चले गए, अब पति पत्नी अकेले बच गए, अब क्या करोगे आप। अब वहां पर आता है जद्दोजहद वाली जिंदगी कि अब हम क्या करें। पहले तो बच्चों के बिना मन नहीं लगता, सबसे बड़ी समस्या ये आती है। वहां पर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ ये वादा करते हैं कि भाई जो जिंदगी हमने आज तक नहीं जी है उस जिंदगी को तुम जीने का प्रयास करेंगे। और वहीं पर एक नया इंस्पिरेशन मिलता है आपको, एक नई सोच मिलती है आपको, एक नई एनर्जी मिलती है आपको। मैं आपको बताऊं, जैसे ही मेरे बच्चे दोनों बाहर गए वैसे ही मैंने सबसे पहले ये जब अपनी वाइफ से हमने ये वादा किया, उसके बाद हम लोग वहां जाने का प्रोग्राम बना लिए। इत्तेफाकन मैं उस सेक्टर में भी हूं, उस बिजनेस में भी हूं जिस बिजनेस में घूमने का व्यापार है। तो मुझे जहां जहां भी संभावना नजर आई, जो मेरे ख्वाब में था कि जगन्नाथपुरी मैं गया लेकिन मैं अपनी वाइफ को लेकर नहीं गया, मैं अपने परिवार को लेकर नहीं गया, मैंने वहां का प्रोग्राम बनाया। मेरे मन में था कि मैं कामाख्या नहीं गया तो मैंने वहां का प्रोग्राम बनाया। आपको बताएं, जब कामाख्या हम लोग गए, वहां होटल लेने की बात हुई, जस्ट कामाख्या मंदिर के बगल में हमने होटल लिया। तो होटल के मालिक से जब हमने कहा कि भाई हमारा 7 दिन का कार्यक्रम यहां पे है, तो आप 7 दिन का पूरा पैकेज बताइए, पर डे का मत बताइए कि आपका 1500 का रेट है, पर डे का नहीं, आप 7 दिन का बताओ कि आपको कितना रुपया चाहिए। तो उसने बड़े ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और बोला कि भाई यहां तो लोग 1 दिन के लिए आते हैं ज्यादा से ज्यादा, और आपने 7 दिन का पैकेज पूछा है। तो उसने मुझे 50% का डिस्काउंट दिया, क्योंकि 7 दिन के लिए कोई जाता ही नहीं। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं आसपास के सभी जगहों पे घूमने का प्रयास करूंगा। कामाख्या मंदिर में भी भागा दौड़ी वाली नहीं कि बस गए छुए और भागे वाली स्थिति, वो ऐसा काम नहीं करने का। फिर जीवन में एंजॉय करने का है। 2 दिन जाना, 2 दिन आना, 7 दिन वहां रहना, सोचिए 12-15 दिन ऐसे गुजर गए। इस टाइप की जिंदगी आप जी सकते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली प्लान किया है, अभी बार बार चर्चा हम लोग करते हैं कि भाई इस बार जो हम लोग हैं उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, इन जगहों के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो हर साल हम लोग 2-3-4 महीने बाहर ही रहने का प्लान करते हैं कि इस तरीके से जिंदगी को एंजॉय किया जाए जो जिंदगी हमने आज तक एंजॉय नहीं की।
मे भी जो हनीमून पे लोग जाते हैं वहां पे जगह को एक्सप्लोर नहीं करते, आप जानते हैं, वहां पर अपने आप को लोग एक्सप्लोर करते हैं, अपने साथ गए हुए पार्टनर को लोग एक्सप्लोर करते हैं। वो जिंदगी दूसरी होती है। और यहां पर जो हम लोग की जिंदगी हो जाती है, आफ्टर 40 वालों की जो जिंदगी हो जाती है, वो दूसरे तरीके की जिंदगी हो जाती है। वहां पर हम जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वहां मंदिर में बैठ के घंटों दर्शन करना मुझे अच्छा लगता है। कभी आप ऋषिकेश जाइए, वहां पर पहाड़ों के बीच में पत्थरों पे बैठना और हरियाली का आनंद लेना और गंगा जी में सुकून के साथ बैठना, इतना अच्छा आनंद आपको जीवन में कोई दूसरा दे नहीं सकता। लेकिन जब हमारी जिंदगी 20 to 40 में होती है तो हम लोग उस इंजॉय को नहीं कर सकते हैं। लेकिन 40 के बाद अपनी जिंदगी को हम एनर्जेटिक ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि धीमे धीमे लोग डल स्थिति में आ जाते हैं, अपने जीने की उम्मीद को लोग खत्म कर देते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं, खान पीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं। मात्र 45 साल की एज में आपकी ये दुर्दशा हो गई क्योंकि आपने अपने जीने का उद्देश्य समाप्त कर लिया। आपको जीवन का उद्देश्य समाप्त नहीं करना है, आपको अपने जीवन में नए उमंग का संचार करना है, नई एनर्जी का संचार करना है, नए चीजों को एक्सप्लोर करना है, जो आपने अभी तक नहीं किया, जो आपने अभी तक नहीं सोचा, जो भावनाएं आपके अंदर दबी रह गई, उन भावनाओं को एक्सप्लोर करिए। मेरे मन में एक भावना थी, जब मैं बच्चों की जद्दोजहद में लगा हुआ था, काम में लगा हुआ था, पैसा कमाने में लगा हुआ था, बच्चों के एजुकेशन में लगा हुआ था, मकान बनाने में लगा हुआ था, प्रॉपर्टी अरेंज करने में लगा हुआ था, सेविंग्स करने में लगा हुआ था, भविष्य की प्लानिंग करने में लगा हुआ था। तो मेरे मन में एक भावना रहती थी, क्योंकि मैं बहुत ही सोशल आदमी हूं, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने मां बाप के साथ रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सास ससुर के साथ मुझे रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरे साले के साथ रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो साली है उनके साथ मुझे रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो साली के बच्चे हैं उनके साथ भी मेरा रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो सब केवल कॉल पे हो रहा था, बातें हो रही थी, कॉल पे सब बातें हो रही थी। वीडियो कॉल का भी हो गया, जब से जियो फ्री वाला आ गया तब से वीडियो कॉल का भी हो गया, उन चीजों की दिक्कत नहीं। लेकिन सामने आमने बैठकर जो बातें होती हैं, जो आपस में दुख सुख की बातें होती हैं, वो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई, अब मैं ढूंढता हूं कहां मुझे जाना है। मैं गांव गया, 2 महीने के लिए बाबूजी के साथ बराबर रहा। मैंने अपने जीवन में, चूंकि मैं शहर में रहा, शहर में ही पला बढ़ा, मुझे ज्यादा खेती बाड़ी का ये भी मुझे नहीं पता। अब तो खैर काफी कुछ जान गया, खासकर आईएमसी बिजनेस में आने के बाद, कि गेहूं कब होता है और धान कब होता है। लेकिन मुझे इसका भी ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं था, कब भिंडी होती है और कब आम का सीजन जरूर पता होता है, बाकी ज्यादा सीजन किसी चीज का नहीं पता होता, तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब इस बार मैं गांव गया, मैंने वहां जाकर खेती बाड़ी बाबूजी के साथ की। बाबूजी आज की डेट में 75 साल के हैं, और मैंने उन्हें देखा कि वो सुबह 6 बजे उठते हैं और उठ के बाग में चले जाते हैं। 15 बीघा में खेती किए हुए हैं, कुछ आम के पेड़ लगाए हैं, कुछ बैगन के पेड़ लगे हैं, कुछ सेम ऐसे करके लगे हुए हैं। सबको काटना, छांटना, देखभाल करना, फूल पौधे को देखभाल करना, फूल तोड़ना, मतलब उन लोगों की जिंदगी 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 6 बजे बाकायदा खुरपा खुरपी लेके खेत में पहुंच जाते हैं, कभी गुड़ाई करना, कभी खाद डालना, इत्यादि इत्यादि। मैंने ये सोचा कि मुझे भी ये काम करना है, और 2 महीने में बराबर उनके साथ रहा। सुबह 6 बजे हम लोग पहुंच जाते थे। इतना बड़ा बाग था, केले का बहुत पौधा है, बहुत ज्यादा केला हम लोग क्या होता है, आम के बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, सबका देख रेख करना, सब में गड्ढा करना। वो मुझे बताते थे कि ऐसे गड्ढा करो, ऐसे इसमें ये करो, ऐसे ये करो, और मैं उसको सीखता था, मैं समझता था। और अल्टीमेटली 2 महीने वो मेरे बहुत अच्छे गुजरे। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग लगातार उसमें मेहनत करते थे। बीच में कभी वाइफ चाय लेकर आती थी, कभी मेरी मम्मी चाय लेकर आती थी, कभी कुछ सेक आ जाता था, कोई बनाना सेक आ गया, मैंगो सेक आ गया, इस टाइप से, और हम लोग उसी में खा पी के और फिर पटक से काम में लग जाते थे। तो मेरे जो और भी जो मेरे ब्रदर वगैरह हैं, वो लोग भी सोचते थे कि प्रवीण जैसा आदमी और ये काम कर रहा है। ये एक अलग ही चीज, एक अलग ही एंजॉय। आप जाने को कहीं भी रह सकते हैं। मैं दिल्ली गया, मैं होटल में रह सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं। लेकिन मैं जब दिल्ली गया तो मैंने ढूंढा कि वहां पर कौन मेरा रिश्तेदार रहता है जिनके यहां मुझे जाना चाहिए और उनके साथ 2 दिन गुजारना चाहिए।
और बात 2 दिन की आई, मैं रुका वहां 7 दिन। ये एक अलग लेवल का काम हो जाता है, एक अलग लेवल की एनर्जी आती है, एक अलग लेवल से आपको प्रेरणा मिलती है। अपने रिलेटिव्स को जो आप खो चुके होते हैं, उन रिलेटिव्स के साथ नए सिरे से रिलेशन बनाने का, उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ बैठने का, उनके सुख दुख में उनकी बातें सुनने का एक अलग ही आनंद आता है। जब आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे निकल चुके होते हैं, थोड़ा बहुत आपके पास पैसा होता है, घर द्वार की टेंशन नहीं होती, ऑलरेडी आप मकान बना चुके होते हैं, बच्चों की उतनी टेंशन नहीं होती, कहीं ना कहीं बच्चा आपका सेट कर चुका होता है। अब उस अवस्था में आपके पास जो ये काम है, अपने उन चीजों को जो आपने छोड़ दिया है, उन दोस्तों को जिनसे बचपन में तो बहुत घुले मिले आप रहते थे, लेकिन आज की तारीख में आप उन्हें छोड़ दिए हैं, उन दोस्तों से मिलने का, उनके साथ गेट टुगेदर करने का, अपने रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर करने का, शादी ब्याह फंक्शन अटेंड करने का, ये सब इतने काम है इस जीवन में, इतने काम है इस जीवन में जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपने उन चीजों को, उन शौक को, उन चीजों को जो आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए किसी वजह से। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं 8 महीने से लगातार फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं। ये मेरा शौक क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने तजुर्बे को आप लोगों के सामने में रखना चाहिए। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि भाई आपके पास जो एजुकेशन है, आपके पास जो तजुर्बा है, उसको अपने तक रखना है या उसको लोगों तक देना है। अगर आप अपनी बात को लोगों को बता सकते हैं, शायद आपकी बात से कोई इंस्पायर हो जाए, शायद आपकी बात किसी को समझ में आ जाए, शायद आपके बात से एक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में जिंदा दिल हो जाए, अपने जीवन में इनकम करने लगे, अपने जीवन में रिलेशन को समझने लगे, अपने जीवन में बच्चों के प्रति गंभीर हो जाए, तो भाई हमने जीवन में समाज से लिया ही है। जब मैं घर से बाहर रहता था, यही समाज मेरे घर की देखभाल करता था, मेरी वाइफ की देखभाल करता था, मेरे बच्चों की देखभाल करता था। आपने समाज से लिया ही है बचपन से। आपने बोलना सीखा समाज को देखकर, आपने चलना सीखा समाज को देखकर, आपने कर्सी मैनर सीखा समाज को देखकर, आपने आचार व्यवहार सीखा समाज को देखकर। आप देखिए, अंग्रेज के बच्चे अंग्रेजी ही बोलते हैं समाज को देखकर। आपके बच्चे हिंदी बोलते हैं, अपनी मातृभाषा बोलते हैं समाज को देखकर। आपने समाज से जीवन भर लिया है। जिस तरीके के लोग आपके गांव में रहते हैं, आपका आचार व्यवहार भी उसी तरीके का हो जाता है। जिस तरीके से आप समाज में आप रहते हैं, उसी तरीके का आचार व्यवहार आपका हो जाता है। और समाज से खाली लेते ही रहेंगे क्या? अगर आप समाज से केवल लेते रहेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, बैलेंस तो बिगड़ जाएगा। तो समाज को देने का भी है। आप समाज को क्या दे सकते हैं? आपके पास जो भी है, जो क्वालिटीज भगवान ने आपको दी है, वो आपको समाज को देना है। आप कई लोगों को देखेंगे, उनको योगा में महारत हासिल है, तो पार्क में बैठेंगे तो वो योगा सिखाएंगे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहां जाता हूं, एक पार्क है वहां पे मैंने कई बार देखा एक सज्जन योगा सिखा रहे, तो मैंने सोचा शायद ये कुछ पैसा वैसा लेते होंगे। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भाई मैं भी सोचता हूं कि आपके साथ मैं योगा करूं और बताइए आपका कुछ चार्ज है? तो बोले नहीं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने समाज से बहुत कुछ अपने जीवन में लिया है और ये 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय मैंने समाज के लिए रखा है। जितने भी लोग यहां बैठेंगे सबको मैं योगा सिखाऊंगा। समाज को देना है, हर व्यक्ति को देना चाहिए समाज को। आज आप देख रहे हैं यूट्यूब ज्ञान का भंडार है, फेसबुक ज्ञान का भंडार है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक भावना है कि नहीं, मैं समाज को कुछ देना चाहता हूं। हो सकता है कुछ वीडियोज आपको बहुत अच्छे लगे, कुछ वीडियोज आपको ना अच्छे लगे। तो 40 के बाद अपनी जिंदगी को समाप्त नहीं समझना है, 40 के बाद अपनी जिंदगी को स्टार्ट समझना है। अगर आप प्रति क्षण को एंजॉय करेंगे, प्रति दिन को एंजॉय करेंगे, प्रति पल को एंजॉय करेंगे, तो आपके जीवन में नए युग का संचार होगा। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि 99% बीमारी यहां से होती है। 99 फिजिकल आदमी बीमार नहीं होता। मुझसे एक डॉक्टर ने कहा कि अगर आपका इनपुट सही है, आउटपुट सही है, अगर आप खाना ठीक से खा ले रहे हैं और आप सुबह आपको फ्रेश होने में दिक्कत नहीं हो रही है, आप पानी सही से पी ले रहे हैं और पानी निकासी में आपको दिक्कत नहीं हो रही है, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप एक फिट व्यक्ति है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। लेकिन
यहां दर्द, वहां दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ऐसा दर्द, वैसा दर्द, यहां प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम, ये सब यहां से है, सब मानसिक है। तो सबसे पहले इसको ऐसा एंगेज कर दीजिए कि इसमें इस टाइप की बातें ना आए कि आप बीमार हो रहे हैं, क्योंकि आप बार बार ये सोचेंगे कि मैं बीमार हो रहा हूं, मैं बीमार हो रहा हूं, मैं शारीरिक रूप से अक्षम हो रहा हूं, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी एज खत्म हो रही है। उस एज को बचाने के लिए खूब सारा कलर कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, चेहरे के ऊपर दुनिया भर का क्रीम पाउडर पोत रहे हैं। तो इन चीजों से धीमे 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 आप अपनी उम्र को छुपा नहीं सकते हैं और ना उसको छुपाना चाहिए। ज्यादा केमिकल के प्रयोग से भी आपका शरीर बर्बाद ही होता है। तो उसको स्वीकार करिए, जो हमारी उम्र है उसको स्वीकार करिए, और उस उम्र में हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लॉज के लिए, अपने अन्य रिलेटिव्स के लिए, या इस समाज के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पर विचार करिए। आप देखिए, आप सोचेंगे 40 साल के बाद कितने ऐसे लोग हुए जिनको ग्रूमिंग ही मिला 40 साल के बाद। आज भारत के प्रधानमंत्री, आप कितने साल से उनको जानते हैं? आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद। आज की तारीख में बच्चा बच्चा उनको जान गया, लेकिन कुछ लोग उनको जानते थे सन 2001 से, जब वो मुख्यमंत्री बने। उससे पहले का उनका इतिहास बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग उनको जानते थे। रेयर केस में एक सिंपल कार्यकर्ता के रूप में लोग उनको, कुछ लोग जानते होंगे, बाकी तो देश नहीं जानता था। लेकिन जब उनकी एज 40 प्लस की हुई, उसके बाद उन्होंने धीमे धीमे अपने आप को ग्रो किया ना। तो हम क्यों समझ लेते हैं कि हम अगर 40 के हो गए तो हमारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। हम बीमार, निराश, हैरान, अरे अब बच्चे तो सेटल हो गए, क्या टेंशन पालना है, अब तो ठीक है, बिटिया की शादी भी कर दी, अब क्या टेंशन है, बच्चों की शादी भी हो गई, अब क्या टेंशन है, अब तो हो गया जो होना था। इस तरह की भावना अगर लाएंगे तो धीमे धीमे हम आप क्या होते चले जाएंगे, बीमारी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हम आप बीमार होते चले जाएंगे। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि हर चीज मानसिक है। एक से एक एग्जाम्पल्स आप देखिए, जिन्होंने 40, 45, 50 साल, अभी प्रभुपाद का हमने आपको एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी लगा दी। कोलकाता में पैदा हुए, प्रयाग में आकर अध्ययन किए, कई सारी संस्थाएं बनाए, वृंदावन में जाके निवास किए, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें सफलता कहां मिली और किस एज में मिली? उनके गुरु ने, जो उनके इस संसार के गुरु थे, उन्होंने उनको आदेश दिया था कि तुम पूरे विश्व में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, राधे कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। और उसको उन्होंने किस उम्र में निभाया? 70 साल की उम्र में, 1965, एट द एज ऑफ 60 और 70, नॉट 60, 70। उस समय में वो अमेरिका जाकर और वहां पर उन्होंने पूरे विश्व में परचम फैलाया। और आज जहां भी देखिए वहां इस्कॉन, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्णा। उम्र मोहताज नहीं है किसी भी चीज के लिए। एक से एक उम्र के लोग हिमालय चढ़ जाते हैं। उम्र मोहताज नहीं है किसी चीज का, आप ठान लीजिए बस। और ये जो चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, इन चीजों से घबराने का नहीं है। जो बालों में सफेदी आती है, इन चीजों से घबराने का नहीं है। ये तो नैसर्गिक है, नेचुरल है। उम्र बढ़ेगी, ये सब होगा ही होगा। एनर्जी लेवल आपका डाउन होगा, नैसर्गिक है, नेचुरल है, कोई घबराने का नहीं, कोई टेंशन पालने का नहीं, क्योंकि ये तो नेचुरल है। आप उसको रोक नहीं सकते। किसी भी चीज में डिटेरियोरेशन को आप रोक नहीं सकते, क्षय को आप रोक नहीं सकते। आपकी उम्र बढ़ ही रही है, कम नहीं होगी। उस चीज को बस एक चीज है कि अपने को उसको एक्सेप्ट करना है, अपने को स्वीकार करना है कि भगवान ने मुझे जो भी जिंदगी दी है, उस जिंदगी में मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं, कैसे बेहतर कर सकता हूं। भगवान ने मुझे जो जिंदगी दी है, मैं तो एक कठपुतली हूं, भगवान मुझे नचा रहा है, बताओ भगवान मुझे और कैसे अच्छा नाचना है। ये थॉट अगर दिमाग में आया तो आप बेहतर करते चले जाएंगे। वरना मैंने ऐसे से लोगों को देखा है जो 60 इयर्स में गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से रिटायर किए, और रिटायरमेंट के बाद उनकी वो दुर्दशा हो जाती है कि जो बंदा पर डे साइकिल से जा रहा हो अपने संस्थान में जहां वो सर्विस करता है,
पर डे साइकिल से वापस आता हो, आखिर रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या हो जाता है जो वो बिस्तर पे लेट जाता है? आप सोच कर देखिए, ऐसा क्या हो जाता है? सोचिए, सब कुछ यहीं से है। उसका जो टारगेट था रोज जाने का, टारगेट था वहां सर्विस करने का, टारगेट था डेली शाम को 6 बजे वापस आने का, वो टारगेट समाप्त हो गया। अपने जिंदगी को उसने समाप्त समझ लिया और दैट्स ऑल। हो गया, बीमार पड़ के लेट गया, अब हर 10 दिन पे हॉस्पिटल जाना है। ऐसी स्थिति आप चाहते हैं? या 70 साल की एज में प्रभुपाद ने जो किया वो स्थिति आप चाहते हैं? तो मैं तो इसी थिंकिंग आदमी हूं कि एज कोई मायने नहीं रखता। जो मेरी उस समय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने उसका निर्वाह किया। जब मैं बच्चा था, मैंने पढ़ाई लिखाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह किया। जब मैं ग्रोइंग एज में आया, जब मैं 20 एबव के एज में आया, मुझे जो समझ में आया, मैंने अपने हिसाब से बेहतर करने का प्रयास किया। और आज की तारीख में भी मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मैं ऐसा कर लेता तो और बेहतर हो जाता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते, समय को आप पीछे नहीं ले जा सकते। वो मूवी में होता है, घड़ी डायल किया, पीछे बैक में चला गया। यहां जिंदगी में नहीं होता, आम जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता। तो जो चीज संभव नहीं है उसके बारे में क्यों दिमाग लगाना, उसके बारे में क्यों टेंशन पालना, उसके बारे में क्यों सोच सोचकर अपने आज को खराब करना, उसके बारे में सोच सोच के क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना? क्यों ना हम उन चीजों को नए तरीके से करने का प्रयास करें, जो हम नहीं कर पाए उसको नए सिरे से करने का प्रयास करें। जो हम समाज के लिए नहीं कर पाए हम नए सिरे से करने का प्रयास करें। जो हम अपनी पत्नी के लिए नहीं कर पाए हम अपने पत्नी के लिए करने का प्रयास करें। जो हम देश विदेश पर्यटन नहीं कर पाए हम उसको फिर से करने का प्रयास करें। जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाए, आज मेरे पास समय है, मैं अब रहने का प्रयास करूं। अब को जीजिए ना, जो हो गया सो हो गया, उसमें क्यों इतना दिमाग लगाना? क्यों उन्हीं चीजों को मथापच्ची करते रहना कि ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। बस ये सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। ये दिमाग आपका कुंद हो जाएगा, दिमाग कुंद हो जाएगा, शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर आप 40 साल की एज में 60 साल के नजर आने लगेंगे। तो ऐसी जिंदगी से बेहतर है जिंदगी का असली मजा ढूंढिए। अगर आप 40 प्लस हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया आपको सलाम करे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मेरा भी मोटिवेशन होता है, मेरा भी मनोबल बढ़ता है। मैंने भी एक नया काम स्टार्ट किया है। मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई लाइक करता है, जब कोई कमेंट करता है, जब कोई वीडियो शेयर करता है। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपसे रिलेवेंट है, आपके लिए कुछ रिलेवेंसी है आपके जीवन में मेरे वीडियो से, तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।